Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, क्लास 11th का ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंट्रोडक्शन है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन करने के लिए इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन की अहम भूमिका बनती है। तो कल के टॉपिक में यानी थर्ड टॉपिक में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बेटा मैं फाइनल टॉपिक तक पहुंचा था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में पहुंचा था, तभी तो वीडियो आपका ये वहीं तक ही बन पाया, क्योंकि मेमोरी जो फ़ोन की थी वो बहुत शॉर्टेज पड़ गई थी स्पेस। तो कोई बात नहीं, इसको एक बार से और मेमोराइज़ करते हुए आपको आज जो भी टॉपिक होगा यानी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आज डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो फॉर डिस्कशन, रिवाइज अगेन फॉर स्टडी टॉपिक एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्टडी टॉपिक जो आपका था कि आर्थिक क्रियाकलापों का प्रबंधीकरण कैसे किया जाए, यानी कैसे हो इसका प्रबंधीकरण। तो ये एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू हो सकता है, मार्केट इकोनॉमी के थ्रू हो सकता है, यानी और थर्ड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू होता है, यानी दोनों का मिला जुला रूप के जरिए भी हो सकता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक्चुअली वह इकोनॉमी होता है जहाँ पर गवर्नमेंट ही एक पूरे सर्वसत्ता के रूप में पूरा मॉनिटरिंग करती है इकोनॉमी की, यानी प्रोडक्शन तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मोस्टली ही होता है, लेकिन पूरा मॉनिटरिंग करना वो सेंट्रली प्लान्ड होता है। यानी गवर्नमेंट जो जिस कंट्री की इकोनॉमी की होती है वो अपने हाथ में ले करके, यानी अपनी जिम्मेदारी को समझ करके खुद ही की इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, वैसे तो हो भी नहीं सकता। तो जब और अन्य कंडीशन से नहीं हो सकता तभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उनको चांस दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जो बहुत बेसिक नीड्स हैं जो विदाउट गवर्नमेंट के फुलफिल इकोनॉमी करने के लिए कोई इच्छुक भी नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे किसी पर्सन का वहाँ उस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो गवर्नमेंट को खुद एक लायबिलिटी समझती है और सिंसियरली अपनी वाइटल रोल अदा करते हुए, अहम भूमिका अदा करते हुए उन गुड्स एंड सर्विस को, बेसिक नीड्स को, जो एग्जिस्टेंस के लिए, वेल बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्यान्न वितरण, अन्य और भी फैसिलिटीज़, प्लानिंग एंड नॉन प्लानिंग योजनाएं परियोजनाएं भी लाती है, जिससे कि समाज में समन्वय बन सके। डिमांड जितने क्रिएट हो रही है कंज्यूमर साइड से, उतनी सप्लायर साइड को फुलफ़िल कर ले। तो उन सेक्टरों में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लोग भविष्य में प्रॉफिट को न मिलने के प्रत्याशा से वहाँ वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, तो उन सेक्टरों में गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट, इकोनॉमी की गवर्नमेंट एक अपनी ईमानदारी से, सोशल वेलफेयर के अप्रोच से वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है और उस वस्तु या सेवा को प्रोड्यूस करती है जो गरीब तबके के लोग ऊंची बाज़ार कीमत पर उस वस्तु सेवा को नहीं खरीद सकते। तो गवर्नमेंट इक्वलिटी लाने के लिए, सही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और असमानता को पाटने के लिए एक जिम्मेदारी लेती है, और एक विवेकशील सरकार के अप्रोच को रखते हुए वह पूरे इकोनॉमी में सभी को एक समान बनाने के लिए, आय असमानता को इरेज करने के लिए, पॉवर्टी इरेज करने के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक सेंट्रली प्लान्ड के थ्रू मार्केट में एक्टिविटी करती है। यानी कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही बनती है कि वही करेगी, प्राइवेट सेक्टर के लोग वॉलंटियर नहीं होते, यानी इच्छुक नहीं होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न प्रॉफिट का न मिलना, यानी प्रॉफिट बहुत मिनिमम मिलना, लेस मिलना। तो ये है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स।
तो ये अगर इम्बैलेंस होने लगता है और किसी जरिए नहीं होने पाती तो सेंट्रली प्लान्ड के थ्रू उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए करना होता है क्योंकि वो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे से बिलोंग करने वाले उन पर्सन को जो कि एक प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग के लिए कुछ ऐसी जो बेसिक नीड्स एसेंशियल इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो नहीं मिलती, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सर्विस एंड एट्सेट्रा। तो इसके लिए गवर्नमेंट खुद अपनी जिम्मेदारी सर के साथ भूमिका निभाते हुए एडिकेट अमाउंट में उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करती है जितने कि प्रत्येक इंडिविजुअल पर्सन को इकोनॉमी में मिलनी चाहिए, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे। ठीक है, तो उस लिटिल शेयर को जो कि फाइनल मिक्सर गुड्स को अगर प्रत्येक इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो जितने की डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई को बराबर करते हुए गवर्नमेंट एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड कराती है। तो इसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनती है कि उसमें इंटरवेन करें और उन सेक्टरों में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो उनको कुछ लुभावना अवसर दें, कुछ टैक्स डिडक्शन कर दिया जाए या कुछ और इन्वेस्टमेंट ऐसा स्थान पर प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर दुर्लभ क्षेत्रों में लोग जाने के लिए उत्सुक नहीं हैं, और वहाँ पर अगर जा कर के वो एजुकेशन को एक्सपेंशन करेंगे, हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको कुछ रिलैक्सेशन दे, उनको मोटिवेट करे, जिससे कि गरीब तबके के लोग उस क्षेत्रों में भी उस वस्तु या सेवा यानी एजुकेशन या हेल्थ सर्विस को प्राप्त कर सकें और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो ये था। और अगर इसके थ्रू अगर देखें तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट इंटरवेन बहुत ना के बराबर करती है, कह ले सिर्फ जहाँ फाइनली ये समझ में आए कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है तब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोजन भले कर ले, बाकी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो गुड्स एंड सर्विस की होती है वो प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। और इसमें मार्केट में क्या होता है, एक सेलिंग साइड सेलर होता है और एक डिमांड साइड कंज्यूमर होता है। तो यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक मार्केट के थ्रू एक फोर्स सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो इसमें मार्केट का अगर थ्योरी देखें तो मार्केट की थ्योरी ये नहीं है फिजिकली रूप में हम लोग मार्केट में जाकर जो गुड्स एंड सर्विस को देखते हैं और उसको फिजिकली रूप से खरीद लेते हैं पैसे देकर, ऐसा अब नहीं रह गया, क्योंकि मॉडर्न एरा जो आया इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक मिराइकल चेंजिंग आई, एक चमत्कारिक जो है एक बदलाव आया। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू हम लोग मोबाइल पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई भी गुड्स एंड सर्विस को ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं। फ्लिपकार्ट से सैनिटाइज़र मंगाना हुआ या मास्क मंगाना हुआ तो हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होती है, घर से ही हम हर चीज़ परचेज कर लेते हैं। भले प्रोसीजर वही हो कि पैसे से ही हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन फिर भी तो मार्केट का ये परिभाषा जो पुराना था वो कुछ बदलाव आया ना। हम लोग मार्केट में जाते थे जहाँ पर वस्तु सेवाएँ लगती थी, एक सेलर होता था, एक बायर होता था, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर के थ्रू वहाँ पर इंटरेक्शन होता था और पैसे के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस परचेज की जाती थी, यानी फिजिकली रूप से वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता था। और लेकिन यहाँ अगर ऑनलाइन कोई भी मार्केटिंग हो रही है यानी परचेजिंग हो रहा है तो उस मार्केटिंग में हमें फिजिकली रूप से बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट ही एक प्रकार से बाज़ार का माध्यम बना और यहीं से ही हम कोई फिजिकली रूप से वहाँ नहीं गए मार्केट में, तो यहीं पर घर बैठे ही हमें इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक चेंजिंग जो आई मॉडर्न इंडिया में, तो साइंस का भी जो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा प्रभाव जो बदलाव आया, तो इससे हमें मार्केट का परिभाषा ही बदल गया। तो बेटा ये हमें यहाँ चल रहा था। अच्छा, यहाँ फिर से देख लेते हैं। दस इन ए मार्केट सिस्टम द सेंट्रल प्रॉब्लम रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सॉल्व थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रॉट अबाउट बाय द प्राइस सिग्नल। कह रहा है एक मार्केट एक सिस्टम में अंतर ये है कि सेंट्रली प्लान्ड जो था, 1 मिनट प्लीज़, लाइट कम थी। तो सेंट्रली प्लान्ड में जो था कि हमें गवर्नमेंट ही एक अहम भूमिका समझते हुए मार्केट को कंट्रोल करती थी। ठीक है, लेकिन
इसमें जो है अच्छा, सेंट्रली प्लांट में ये दिक्कत थी कि कितना कौन सा वस्तु कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, तो इसको कौन सॉल्व किया, इसका समन्वय लाया मार्केट मैकेनिज्म यानी मार्केट इकोनॉमी लाई, जो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, प्राइस सिग्नल थ्रू ये एक ऐसा फोर्स बनाती है जो ऑटोमेटिकली डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाती है। डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, एंड डिमांड उतनी ही क्रिएट होती है, यानी डिमांड जो क्रिएट होती है उतने के बराबर सप्लाई को के द्वारा फुलफिल कर दी जाती है। इन रियलिटी ऑल इकोनोमाइज, सॉरी यहाँ इकोनॉमी को जो मैं बनाया हूँ ये गलत है बेटा, इकोनोमाइज जो ऑलरेडी पहले ही था वो सही है। इन रियलिटी ऑल इकोनोमाइज आर मिक्स्ड इकोनोमाइज। अगर वास्तविकता में देखें तो जो मितव्ययिता हम लोगों को मिलनी चाहिए या मिलती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के ही थ्रू मिलती है। क्योंकि देखिए उनके कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, यानी पूरी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी अरबों खरबों के घरों का जो समूह है सोसाइटी का, उसको लेते हुए एक इकोनॉमी बनती है, कोई कंट्री बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में धनी है तो वहाँ पूरे देश में होंगे ही नहीं। यानी पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इसमें धनी लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। तो धनी लोग के लिए मान लेते हैं मार्केट इकोनॉमी ठीक है, क्योंकि उनके पास एबुडेंट अमाउंट में इनकम है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेजेबल होते हैं। लेकिन अगर वहीं पुअर पर्सनस की बात करें, जो मार्केट की हाई डियरनेस से प्राइस पर वो परचेजेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ही एक लाइबिलिटी समझती है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो फुलफ़िल करती है। तो अगर रियलिटी में देखें तो जो एक्चुअल इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो मिक्स्ड होना चाहिए, इसी से पूरी मितव्ययिता उत्पन्न होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो मिक्स्ड इकोनोमाइज क्रिएट करती है, वेयर सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, जहाँ पर पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, यानी सबको इक्वलिटी में लाना होता है, सबका इनकम को जो है एक तरह से समान बनाना होता है, सबको हर गुड्स एंड सर्विस की पहुँच को बनाना होता है, कोई भी एक्सक्लूडेड या डिप्रिसिएटेड न किया जाए, कोई भी डिप्राइव न किया जाए, तो वंचित न हो, और कोई भी बहिष्कार न किया जाए, यानी किसी चीज़ से वो उपभोग करने से वंचित न हो, जो कि बहुत ही इसेंशियल होती है बेसिक नीड्स के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ह्यूमन एसेट बनाने के लिए। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ही एक जिम्मेदारी समझती है और पूरे जनता को एक दृष्टि से देखते हुए सबको हर उस बेसिक नीड्स की पहुँच को बनाती है। तो एक्चुअल में देखें तो रियलिटी में जो इकोनोमाइज होनी चाहिए वो मिक्स्ड इकोनोमाइज होनी चाहिए इकोनॉमी में, क्योंकि अगर गरीब और धनी लोग हैं तो गरीब लोग तो मार्केट के उस कीमत पर उनकी आय इतनी कम होती है कि वो परचेजेबल नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट करती है, कहने का मतलब, ठीक है। और धनी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके पास इतना इनकम है कि वो हर गुड्स एंड सर्विस को कितनी महंगाई दर पर वो परचेजेबल होते हैं। तो कर रहा है इन रियलिटी ऑल इकोनोमाइज आर मिक्स्ड इकोनोमाइज वेयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बाई एंड लार्ज कंडक्टेड थ्रू द मार्केट। तो कुछ तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट लाइबिलिटी समझते हुए वहाँ पर इंटरवेन करती है, बाकी जितनी एक्टिविटीज़ वहाँ होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में वो किससे कंडक्टेड होती है, मार्केट मैकेनिज्म यानी मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। द ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कह रहा है कि यहाँ केवल वही डिफरेंस है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि यहाँ पर कुछ जो विस्तार हुआ गवर्नमेंट का रोल इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली और मार्केट के अलावा अगर मिक्स्ड इकोनॉमी बात करते हैं कि अंतर यहाँ है कि मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ इसमें कुछ रोल गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के अप्रोच से उन गरीबों को सपोर्ट करे जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने से डिप्राइव हो रहे हैं, एक्सक्लूडेड हो जा रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्टेंट रोल हुआ गवर्नमेंट का। बाकी मार्केट इकोनॉमी जो होती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू वो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू
जो फोर्स बनता है मार्केट में वो बैलेंस कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, यानी वो मार्केट में समन्वय ला देता है। जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई साइड वो सप्लाई करके प्रोड्यूस करके उतने के बराबर बैलेंस कर देता है। इन द यूनाइटेड स्टेट की बात करें यानी डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा है और उसका कंपेयर करेगा डेवलपिंग कंट्री यानी अपने इंडिया से। देखते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमल। वहाँ अगर देखें तो गवर्नमेंट बहुत कम ही इंटरफेयर करती है, क्योंकि वहाँ जो मार्केट इकोनॉमी होता है यानी जो एक फोर्स बढ़ता है मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड साइड का, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट के थ्रू ही प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, यानी वहाँ कोऑर्डिनेशन आ जाता है। वहाँ गवर्नमेंट बहुत ही मिनिमम वो इंटरफेयर करती है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ द चाइना। इसके अगर अपोजिट देखते हैं तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मिल जाता है हमको तो चाइना का हमें देखने को मिलता है। फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर 20th सेंचुरी की अगर महत्वपूर्ण पार्ट को देखते हैं इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन प्लानिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंडिया जब से भारत स्वतंत्र हुआ, हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो हमेशा मेजर रोल लाती है कि कुछ योजना परियोजना के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करें, कोऑर्डिनेशन करें, समन्वय लाएँ, यानी कोई भी पीपल इस इकोनॉमी का वो कोई भी बेसिक नीड्स हो वो गुड्स एंड सर्विस को परचेजेबल हो। अगर जो नहीं होता है बिलो पॉवर्टी के नीचे होती है तो गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेयर करके उनको सपोर्ट करती है। हाउएवर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। धीरे धीरे जब डेवलपिंग कंट्री से इंडिया डेवलप्ड की ओर फॉरवर्ड हो रही है तो क्या हो रहा है बेटा, यही एक फंडा है कि अगर अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग की ओर और डेवलपिंग से अगर डेवलप्ड की ओर कंट्री इंक्रीज़ करती है, फॉरवर्ड करती है, तो क्या होती है धीरे धीरे वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ती है। अंडर डेवलप्ड है तो इकोनॉमी को जो इन्फेंट इकोनॉमी है उसको बहुत प्रोटेक्शन देना होता है, तो उस प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट का ज़्यादा वहाँ इंटरफेयर होता है और वो सेंट्रली प्लान करती है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपिंग हुई तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर वो सेंट्रली प्लान डिक्रीज होती जाती है और मार्केट इकोनॉमी की प्लानिंग जो होती है, जो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो वहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेन होना बहुत ही एटलीस्ट बहुत ही मिनिमम हो जाया करता है। तो डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही नाम मात्र की वहाँ गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मार्केट के थ्रू यानी मार्केट इकोनॉमी के थ्रू होता है। ठीक है, तो अपना इंडिया धीरे धीरे जब डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर अग्रसर हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, तो धीरे धीरे कंसिडरेबली ये लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में अगर देखें तो इंडिया जो गवर्नमेंट का रोल है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यही लास्ट टॉपिक आज का होगा बेटा। उसके बाद कल आपका रहेगा माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिर कल तक मिस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये टॉपिक्स देखते हैं जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। आज हमको यही पढ़ाना था, लेकिन जो ऑलरेडी कल मैं पढ़ाया था उसको मेमोराइज़ करना, रिवाइज़ करना, एक प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट को चैप्टर को एक मेडिटेट करना, सेंट्रलाइज करना ये मेरा फ़र्ज होता है। इसलिए पूरा एक प्रकार से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो रिवाइज जो भी चैप्टर स्टडी में पढ़ाया रहता हूँ उसको एक प्रकार से फिर से मेमोराइज़ करता हूँ। तो चलिए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है देखते हैं। इट वाज मेंशन्ड अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये पहले ही मेंशन्ड हो गया है एक सिद्धांतों का। कौन से सिद्धांत हो? तीनों सिद्धांत जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बैलेंस करती है, इक्विलिब्रियम में लाती है। तो कौन कौन से वो थे जो ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को? तो पहला था सेंट्रली प्लान, दूसरा था मार्केट इकोनॉमी, तीसरा था मिक्स्ड इकोनॉमी, जो एक्चुअली में वो मिक्स्ड इकोनॉमी में मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑल इकोनोमाइज देती है पर्सनों को। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? आज मैं इसको जिस्ट बताता हूँ, कल इसको फिर से अच्छी तरह से डिटेल बताऊँगा। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मैं आज डिफरेंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, ठीक है, जो एक्चुअली रूप में हैपन होता है किसी इकोनॉमी में, चाहे वो कोऑर्डिनेशन ला सके या न ला सके। लेकिन नॉर्मेटिव होता है कि क्या होना चाहिए,
मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं ला पा रही है गवर्नमेंट, या प्राइस मैकेनिज्म नहीं ला पा रही है, या मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं ला पा रही है, तो उसको कैसे कोऑर्डिनेशन किस ढंग से लाया जाए। यानी एक शब्दों में बात करें, एक वर्ड में बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी इकोनॉमी में एक्चुअल हैपन होती है, कोई भी वो एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी एक्चुअल रूप में जो हैपन होती है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ हैपन, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट शुड बी, दिस इज़ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी कैसे उसमें समानता लाया जाए, इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन लाया जाए, बैलेंस लाया जाए, जिससे सबके लिए उस गुड्स से बेसिक गुड्स एंड सर्विस की पहुंच बन सके, ठीक है। तो कौन सा मैकेनिज्म लाया जाए, इसके लिए बेटा कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक कल मैं दोनों टॉपिक्स को ख़त्म कर दूंगा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब प्लान है, बुक है, ये आप सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, नहीं इसको भी डिस्कशन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, क्योंकि 20 मिनट का अब ये वीडियो हो गया बेटा। तो जितने वीडियो बनते हैं, कहीं भी आपको न समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद मी, बिकॉज इफ़ यू टेक द solving of your problem, or you get the solve your problem, then you get to the bright future of your life. Thank you for watching my video. Bye.